और मछली पालन, ये सब जो है बहुउद्देशीय नदी परियोजना, इन्हीं को हम कहते हैं। जहाँ एकत्रित जल के अनेकों उपयोग शामिल होते हैं। उदाहरण के तौर पर सतलुज व्यास बेसिन में भांगड़ा नागल परियोजना जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों के काम में आती है। इसी प्रकार महानदी बेसिन में हीराकुंड परियोजना जल संरक्षण और बाल नियंत्रण का समन्वय है। ठीक है, अब बहुउद्देशीय परियोजना समझ में आ गई। ये देखिए, ये एक हीराकुंड बांध का चित्र है। इसमें देखिए बांध, इतने बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं वर्तमान में, और इसमें जो है देखिए जब पानी बहुत ज़रूरत से ज़्यादा भर जाता है तो ये बांध के माध्यम से पानी इस तरफ छोड़ा जाता है अपोजिट साइड में। अब है स्वतंत्रता के बाद शुरू की गई समन्वित जल संसाधन प्रबंधन उपागम पर आधारित बहुउद्देशीय परियोजनाओं को उपनिवेशन काल में बनी बाधाओं को पार करते हुए देश को विकास और समृद्धि के रास्ते पर ले जाने वाले वाहन के रूप में देखा गया है। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा है। मतलब उनका मानना था कि इन परियोजनाओं के कारण ही कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था और नगरीय अर्थव्यवस्था में ये समुचित विकास करेगी। अब क्या है, पिछले कुछ वर्षों में बहुउद्देशीय परियोजना और बड़े बांध कई कारणों से परिनिरीक्षण और विरोध के विषय बन गए हैं। मतलब बांध, हम बहुउद्देशीय परियोजना बना रहे हैं तो इसका विरोध क्यों हो रहा है? ठीक है, इसके भी कई कारण हैं कि नदियों पर बांध बनाने और उनका बहाव नियंत्रित करने से उनका प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध हो जाता है और जिसके कारण तलछट बहाव कम हो जाता है और अत्यधिक तलछट जलाशय की तली पर जमा होता रहता है। मतलब कि मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता होती है वो ऊपर से बहाव की वजह से वो कम हो जाती है। इसके अलावा जो जलीय जीव होते हैं उनको दिक्कत होती है, भोजन की कमी की वजह से ये लोग जो हैं मर जाते हैं। और चूँकि बांध बनाने में क्या करते हैं, नदियों को जो है, जो उनकी प्राकृतिक प्रवाह होती है नदियों की, उसको हम क्या करते हैं, उसको रोककर उसको आर्टिफिशियल तरीके से टुकड़ों में बांट देते हैं, जिससे क्या होता है, जलीय जीवों का नदियों में स्थानांतरण अवरुद्ध हो जाता है। बाढ़ के मैदान में बनाए जाने वाले जलाशय द्वारा वहाँ मौजूद वनस्पति और मिट्टियाँ जल में डूब जाती हैं, जो कालांतर में अपघटित हो जाती हैं। बहुउद्देशीय परियोजना और बड़े बांध नए सामाजिक आंदोलनों जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन और टिहरी बांध आंदोलन के कारण भी बन गए। मतलब स्थानीय लोग, जब ये सब बहुउद्देशीय परियोजना लागू की गई तो स्थानीय लोगों के विरोध का सामना भी करना पड़ा। तो उनका ये कारण था कि पहले तो उनकी, मान लो उनकी ज़मीन आ रही है जहाँ बांध बन रहा है और वहाँ पे कोई छोटा मोटा उद्योग लगाया हुआ है, तो ये सब क्या है, स्थानीय लोगों को उनकी ज़मीन, आजीविका और संसाधनों से लगाव एवं नियंत्रण देश की बेहतरी के लिए कुर्बान करना पड़ता है। तो भले सरकार उनको मुआवजा देती है, लेकिन उनकी जीविका का साधन तो नष्ट हो जाता है। तो उनका ये कहना है कि
ये जो बड़ी बड़ी परियोजनाएं जो हैं वो हम लोगों को तो नहीं लाभ देगी, ये बड़े बड़े उद्योगपतियों को ही लाभ देती है। तो इसलिए ये लोग विरोध करते हैं उस चीज़ का। सिंचाई ने कई क्षेत्रों में फसल प्रारूप परिवर्तन कर दिया है, जहां किसान जलगहन और वाणिज्य फसलों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। इससे मृदाओं के लवणीकरण जैसे गंभीर परिस्थितियों का सामना उन्हें करना पड़ सकता है। मतलब कि एक जो जैसे जल चक्र होता है, उसी तरह एक फसल चक्र होता है कि कौन सी फसल अब अगली लगाई जाएगी कि भूमि की उर्वरक क्षमता भी बरकरार रहे और वो लवणीकरण भूमि ना होने पाए। तो लेकिन अब व्यक्ति को क्या है कि अधिक से अधिक हमें उसका दोहन करना है, अधिक से अधिक फसल उगाना है, परिणाम चाहे जो भी हो। इसी दौरान इसने अमीर भूमि मालिकों और गरीब भूमिहीनों में सामाजिक दूरी बढ़ाकर सामाजिक परिदृश्य बदल दिया है। गुजरात में साबरमती बेसिन में सूखे के दौरान नगरीय क्षेत्रों में अधिक जल आपूर्ति देने पर परेशान किसान उपद्रव पर उतारू हो गए। बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लागत और लाभ के बंटवारे को लेकर भी आपस में जो है वो झगड़े होते रहते हैं। मतलब होता क्या है, ये देखिए, प्रमुख नदियाँ और बांध, इसको आप लोग अच्छे से किताब में दिया हुआ है। इसमें कौन सी नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है, ये पूरा इसकी प्रैक्टिस आप लोग ज़रूर कर लेंगे, क्योंकि देखिए भूगोल में मानचित्र कार्य बहुत ज़रूरी होता है। अगर अच्छे नंबर प्राप्त करना है तो आप लोग मानचित्र पर विशेष ध्यान दीजिए। ठीक है, अब आइए कि नदी परियोजनाओं पर अधिकतर आपत्तियां उनके उद्देश्यों में विफल हो जाने पर है। यह एक विडंबना ही है कि जो बांध बाढ़ नियंत्रण के लिए बनाए जाते हैं, उनके जलाशयों में तलछट जमा होने से वे बाढ़ आने के कारण बन जाते हैं। मतलब कि बांध हमने तो फ़ायदे के लिए बनाया है, लेकिन होता क्या है, जब वर्षा का जल अधिक मात्रा में वहाँ भर गया तो बांध डैमेज ना हो तो क्या करते हैं, बांध से पानी छोड़ना पड़ता है। जैसे कि उसमें होता है ना, खतरे के निशान से जो है अगर ऊपर पानी जा रहा है तो बांध क्रैक होने का खतरा होता है, तो मजबूरी हो जाती है बांध से पानी छोड़ना। तो जब बांध से पानी छोड़ते हैं, इतना तेज़ बहाव रहता है, तो ये पानी जाता कहाँ है, गाँव में जहाँ पर आबादी रहती है वहाँ जाता है। तो इससे क्या होता है, वहाँ का जीवन जो है अस्त व्यस्त हो जाता है। आपने पढ़ा होगा कि वर्ष 2006 में महाराष्ट्र और गुजरात में भारी वर्षा के दौरान बांधों से छोड़े गए जल की वजह से बाढ़ की स्थिति और भी विकट हो गई। इन बाढ़ों से न केवल जान और माल का नुकसान हुआ, बल्कि मृदा अपरदन भी हुआ। मतलब जब तेज़ बहाव होगा तो मिट्टी का ऊपरी परत जो है, जो बहुत उपजाऊ होता है, वो क्या है, प्रवाह के साथ वो भी बह जाता है। अब ये अंतिम पॉइंट है, वर्षा जल संग्रहण। बहुत से लोगों का मानना है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के अलाभप्रद असर और उन पर उठे विवाद के चलते वर्षा जल संग्रहण तंत्र इनके सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिक तौर पर व्यवहार्य विकल्प हो सकते हैं। प्राचीन भारत
में उत्कृष्ट जलीय निर्माणों के साथ साथ जल संग्रहण ढांचे भी पाए जाते हैं। मतलब इसमें क्या है कि बारिश का पानी जो है जब भूमि में इकट्ठा हो रहा है तो वो क्या हो रहा है, धरती तो उतना पानी सोख नहीं पाएगी, तो वो वेस्ट हो जा रहा है, पानी बर्बाद हो रहा है। तो उसका हमें संरक्षण करना है। कैसे करना है? इसके लिए जो है छतों पर वर्षा जल संरक्षण का तरीका अपना सकते हैं। ये इसमें देखिए चित्र में, इसमें क्या है, पाइप लगा हुआ है और ये हैंडपंप के माध्यम से पुनर्रक्षण, पाइप से पानी जो है अंदर भूमि के अंदर जा रहा है और जब हमें पानी की ज़रूरत होगी हम हैंडपंप के माध्यम से उस पानी को प्राप्त कर सकते हैं। तो अलग अलग तरीके हैं जल संरक्षण के। पश्चिम बंगाल में बाढ़ के मैदान में लोग अपने खेतों की सिंचाई के लिए बाढ़ जल वाहिकाएं बनाते थे। शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में खेतों में वर्षा जल एकत्रित करने के लिए गड्ढे बनाए जाते थे। मतलब हम जल संरक्षण कर रहे हैं, चाहे गड्ढा करके करें, चाहे छत वर्षा जल संरक्षण के माध्यम से करें। राजस्थान के ज़िले जैसलमेर में क्या है, जोहड़ जो है, इसमें क्या होता है कि छत का पानी जो है एक पाइप के माध्यम से, नालियों के माध्यम से भूमिगत तरीके से उसको संरक्षित किया जाता था। वहाँ पे बड़ी बड़ी किलों के अंदर बड़ी बड़ी बावड़ियाँ भी होती थीं और सीढ़ियाँ बनी होती थीं। आप लोगों ने देखा होगा, ये टीवी में देखा होगा। तो उसमें भी क्या था, बारिश में जल खुबला वाला भर जाता था और जैसे जैसे पानी जल स्तर जो है वो नीचे जाता था तो सीढ़ियाँ बनी हुआ करती थी। तो इस तरह से राजस्थान में जल का संरक्षण होता था। राजस्थान के अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्र विशेषकर बीकानेर, बाड़मेर में लगभग हर घर में पीने का पानी संग्रहित करने के लिए भूमिगत टैंक अथवा टाका हुआ करता था। मतलब भूमिगत टैंक अथवा उसको टाका भी कहते थे, जिनका आकार जो है कमरे के बराबर होता था। लगभग 6.1 मीटर गहरा। 6.1 मीटर गहरे से क्या मतलब है, मतलब जितना बड़ा आपका कमरा है लगभग उतना समझ लीजिए। तो उसके अंदर जो है जल को संरक्षित किया जाता था। अब है जिसके मुख्य घर या आंगन में बनाया जाता था। इसको कहाँ, भूमिगत टैंक को आंगन में या मुख्य घर में बनाया जाता था। वे घरों की ढलवा छतों से पाइप द्वारा जुड़े हुए थे। ठीक है, पाइप के माध्यम से ये जल जो है टैंकों में चला जाता था। फिर इसको जो है हम क्या करते थे, इसको उपयोग में लाते थे बाद में जब पानी की कमी होती थी। टाका में वर्षा जल अगली वर्षा ऋतु तक संग्रहित, मतलब साल भर इसमें जल को संग्रहित किया जाता था। और साथ ही साथ जल संग्रहण के साथ ही साथ ये हमें शीतलता भी देता था। ये कमरों और अन्य कमरों को भी ठंडा रखता था। तो ये हो गया जल का संरक्षण किन किन माध्यम से किया जाता था। सौभाग्य से आज भी भारत के कई ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जल संरक्षण और संग्रहण का यह तरीका प्रयोग में लाया जा रहा है। जैसे उदाहरण के लिए कर्नाटक के मैसूर ज़िले में जो है, ये देखिए, ये चित्र है, इसमें जो है छत से पाइप लगा हुआ है और पानी जो है ये नीचे अंडरग्राउंड संरक्षित किया जा रहा है। तो ये सब जल संरक्षण के तरीके हैं।
ठीक है, तो ये पार्ट अब यहाँ पर जल संरक्षण से समाप्त हो गया। अब इसमें जो प्रश्न उत्तर है इसको आप लोग करने की कोशिश करिएगा। कुछ दिक्कत होगी तो हम बताएंगे इसके बारे में। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू, धन्यवाद।